सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं विदेश की धरती पर भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हों या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों या मैं स्वयं हूँ, हमें एक बात बताइए कि ये जो दुर्योधन और कौरवों और पांडवों का झगड़ा था, तो एक बार कौरवों को भीलों ने घेर लिया और पांडव उस समय कौरवों के द्वारा पांडवों को देश निकाला दिया गया था। वो अज्ञातवास में थे या मैं कहूं कि वो वनवास पर थे। खबर आई युधिष्ठिर के पास तो भीम बड़े खुश हुए, बोले भीलों ने घेर लिया, अच्छा अपने आप मर जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, हमको चलना चाहिए। बोले क्यों चलना चाहिए? जब हमको निकाल दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, राजमहल से बाहर कर दिया और बहुत कुछ हमारे साथ गलत किया, तो हमको क्यों जाना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा कि हम घर में 100 और 5 हैं, लेकिन सारी दुनिया के लिए हम 105 हैं। इसलिए भीलों या संसार के किसी भी समुदाय को या दूसरे ग्रुपों को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि 100 और 5 हैं, कौरव और पांडव अलग अलग हैं। इसलिए उस समय युधिष्ठिर की आज्ञा पर पांडव गए थे और भीलों से छुड़ा कर लाए थे। भीलों ने यही प्रश्न किया भी था और भीलों ने कहा कि इन्होंने आपको सताया है और आप इनको बचाने चले आए। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि हम तुम्हारी नज़र में 105 हैं, हमारे घर की बात हमारी है। ये बात विदेश की धरती पर भी लागू होती है। और अगर हम विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, मोदी जी की विदेश यात्रा की खास बात ये होती है कि वो भारत को बढ़ाने के लिए बात करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आज पासपोर्ट अच्छा हो गया है, आज सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, आज भारत की इकोनॉमी अच्छी हो गई है, भारत का व्यापार अच्छा हो गया है, भारत में एजुकेशन अच्छी हो गई है, भारत ODF फ्री हो गया है, मतलब OD फ्री हो गया है। सोच कर देखो कि कांग्रेस ने 65 वर्षों तक शासन किया और भारत के लोगों को संडास फ्री नहीं करवा पाए थे, संडास करना नहीं सिखा पाए थे कि खेत की घर में भी किया जा सकता है और एक वॉशरूम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, नहीं चलो नहीं कहते कहना मैं चाहता था, लेकिन भारत के विषय में उसकी निगेटिविटी विदेश की धरती पर जाकर कहना और कहना कि मोदी जी सबको समझा सकते, क्योंकि वो विश्व को समझा रहे हैं, वो बाइडन को समझा रहे हैं, वो यूक्रेन को समझा रहे हैं, वो रशिया को समझा रहे हैं, वो फ्रांस को समझा रहे हैं, वो UK को समझा रहे हैं, वो जर्मनी को समझा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को समझा रहे हैं। इसलिए ये शब्द कहे गए कि विदेश की धरती पर जाकर ऐसा ये कहना कि मोदी जी सबको समझा सकते हैं और मोदी जी सबको ऐसा समझा सकते हैं कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं। अरे भैया, भक्त और भगवान का जो रिलेशन होता है, उस अध्यात्म में जरा घुसो। भक्त की हट को भगवान स्वीकार करते हैं और हम नर में नारायण देखने वाले लोग हैं। अगर विवेकानंद जी को पढ़ोगे तो हम नर में नारायण देखने वाले व्यक्ति हैं और भगवान से हम झगड़ा भी कर लेते हैं अगर भगवान हमारी नहीं सुनते तो। हम भगवान के साथ अपनी बात कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिद करते हैं। ये भारत के स्वभाव में है। यही तो हिंदुत्व है कि वो भगवान से भी सही के लिए लड़ जाता है। आपको पता ही नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि मोदी जी सबको समझा सकते हैं, भगवान को भी समझा सकते हैं, इनको भी समझा सकते हैं। और आप अपनी यात्रा की तुलना गुरु नानक देव जी की यात्रा से करते हैं। मतलब आप गुरु नानक देव जी के इक्विवेलेंट हो गए। कभी प्रॉफिट से भी अपनी तुलना कर देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि परमेश्वर से या जो भगवान के बंदे दूत आते हैं उनसे कंपैरिजन करने का मतलब क्या होता है। लेकिन ये बात कि भाई भारत से रेसलिंग फेडरेशन या बेटियां, अरे भैया बेटे नहीं भारत में क्या? बेटे अगर वहां इकट्ठे होते उनको हटाया जा सकता है, बेटियों को नहीं हटाया जा सकता। अरे भैया, संसद जो है, नई संसद 150 वर्षों, 125 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के बाद भारत में आई। भारत बना रहा है, अपने स्व को दर्शित कर रहा है। वहां पर आप व्यवधान पैदा करें, आपकी बात सही हो सकती थी, आप जाते और वहां जो आप कर रहे थे ठीक है, आप अपनी बात कह रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, अभी लोअर कोर्ट चले गए, अभी राउस एवेन्यू कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में फिर चले गए, जिसमें ये कहा गया कि भाई पॉक्सो एक्ट को इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, जुडिक्शन किसका लगेगा। कोर्ट ने इनवाइट कर लिया कि भाई हमारे पास ले आओ, क्या है ये सब लीगल प्रोसेस है। लेकिन अगर
भारत के 40 करोड़ 50 करोड़ लोग रोज रोड पर आ जाएंगे तो क्या भारत चल सकता है? आप समर्थन मांग रहे हो, आपके साथ गलत हुआ, मैं मान सकता हूँ कि गलत हुआ होगा, लेकिन उसको समय तो देंगे, प्रूफ तो होने देंगे। दूसरी बात ये भी है कि क्यों नहीं नारकोटिक टेस्ट करवा लेते दोनों का, दोनों नारकोटिक टेस्ट करवा लीजिए और नारकोटिक टेस्ट करवा कर कर लीजिए, पता लग जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप अगर देश का मान बढ़ाने वाले लोग कोई भी है, मैं बढ़ा रहा हूँ, आप बढ़ा रहे हो, कोई भी बढ़ा रहा है, उसको देश का अपमान करने का अधिकार नहीं है, वो चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो। मैं एक जी न्यूज़ के पैनल पर था अभी, उस पर कांग्रेस की प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता, वो लगातार राजशाही है, ये है वो है, उसको मैंने स्काइप से जुड़ा हुआ था तो स्काइप में उसको रिकॉर्ड करने के प्रावधान रहते हैं, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, इसके पीछे मैं लगा रहा हूँ उसको, तो आप सुनेंगे कि वाकई में क्या चल रहा है। अब वाकई में मैंने उस पर जो तर्क देने की कोशिश की है, उनको ज़रा आप लोग भी अप्रिशिएट करके देखिए कि वाकई में वो तर्क ठीक थे या नहीं थे और उनमें कितनी जान है। आपके कमेंट भी हमको सिखाते हैं, मैं लगभग सभी कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जब भी या मेरी टीम पढ़ती है और मुझे इन शॉर्ट बताती है कि क्या कमेंट आए हैं, लेकिन कमेंटों पर हम ध्यान ज़रूर देते हैं, इसलिए उनको ज़रा आप पढ़िए। G20 की बैठकें भारत में हुई, G20 भारत में आ रहा है, भारत में विश्व का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो मोदी जी जो कहते हैं वो देश का मान बढ़ाने के लिए बात करते हैं। ये कहते हैं कि भाई प्रोस्पेक्टिव वे में देखिए कि आज भारत कैसा हो गया, पुरानी वाली छवि को छोड़ दीजिए, आज नई छवि है, और आप आज की नई छवि को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नई संसद में सिंगोल इसलिए आया क्योंकि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कमाल की बात है भाई, कुरान खानी तो हुई थी वहाँ पर, वो शिया के धर्मगुरु अलग आए थे, सुन्नियों के अलग आए थे, दूसरा बोहरा समाज के अलग आए थे, जैनों में भी 2 आए थे, मतलब जितने प्रकार के बड़े ग्रुप्स भारत में हो सकते हैं वो सभी थे और सभी ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन आपको केवल भगवा दिखाई पड़ा, वो तस्वीर, और आप चूंकि भगवा आपका टारगेट है इसलिए आपको दिखाई पड़ा। उसको मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, आप एक बार जरूर देखिए और फिर उस पर कमेंट करिए। 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों को मंजूरी। बताइए डीके दुबे जी, आप सपोर्ट करते हैं, आप बताइए। मृत्युंजय के जी कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी से हम निपट लिए बिहार में पूरी तरह से। देखिए ऐसा है, ये जो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद 60 साल शासन किसने किया, और आरजेडी ने तो, लालू प्रसाद यादव जी ने तो बिहार में लंबे समय तक शासन किया और बिहार का क्या हाल था ये हमने सबने देखा। तो आज अगर वो बात याद आ रही है और ये कह रहे हैं कि हम जॉब निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन क्या इनके पास कोई बैकअप प्लान है उसका कि भाई जॉब तो हम निकालेंगे लेकिन डिफिसिट का बजट नहीं जाएगा, और भारत में लोगों को क्या मालिक बनाने का कोई प्रावधान रखेंगे कि भाई हम मालिक बनाएंगे देश में, लोगों को इतने व्यापार क्रिएट करेंगे और इतने बिजनेस क्रिएट कर देंगे कि लोग एंटरप्रेन्योर बन के निकले। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और व्यक्ति खुद में स्वयं में व्यापारी बने, स्वयं में मालिक बने। क्या वो मॉडल अच्छा है या फिर ज्यादा डिफिसिट का बजट पार करके मॉडल अच्छा है? दूसरी बात जो इन्होंने अभी बड़ी अच्छी कही कि राजशाही दिखाई दे रही है, मैं जहां तक राजशाही की परिभाषा जानता हूं वो ये है कि भाई पिता अपने पुत्र को जो सत्ता हस्तांतरण करता है वो राजशाही होती है, वंशानुगत तरीके से राजा अपना राजा तय करता है। लेकिन मुझे ये पूरे इस सिस्टम में समझ नहीं आया कि माननीय मोदी जी कौन सी राजशाही से यहाँ स्थापित हुए। क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ते, क्या लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या उनको प्रधानमंत्री चुना नहीं है? और ऐसा भी नहीं है कि उनके पिताजी से उनको सत्ता मिली हो कि नहीं भाई पिताजी से सत्ता मिली, जैसा लालू जी अपने बेटे को सत्ता ट्रांसफर कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपने पिता से ले रहे हैं, या फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऊपर से सत्ता ले रहे। राजशाही तो मुझे लगता है वो होती है जो राजा चुना जाता है पिता के द्वारा, या और यहां पर जहां तक बात की जा रही है तो यहां तो भैया सत्ता बाकायदा चुनाव लड़कर आ रही है, तो कौन सी किस प्रकार की राजशाही है, इसकी परिभाषा क्या है? तीसरी बात जो है वो विदेश की धरती पर राहुल जी का कहना, और उनका कहना है कांग्रेस प्रवक्ता का कि मोदी जी भी कहते हैं 2014 से पहले। मुझे लगता है कि दोनों
दोनों के स्टेटमेंट्स को एक तुलनात्मक तरीके से देखना चाहिए। एक भारत को डिग्रेड, आज प्रेजेंट टाइम पर डिग्रेड करता है, और एक प्रेजेंट टाइम पर भारत में निवेश बढ़े, भारत पर लोगों का विश्वास बढ़े, भारत में लोग आए, भारत को वैभव की तरफ ले जाए, भारत की छवि सुधरे प्रोस्पेक्टिव वे में। तो दो चीजें हैं, एक प्रोस्पेक्टिव वे में है कि भाई हम अच्छा और भारत को अच्छा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप आइए निवेश करिए, आप आइए यहां पर व्यापार बढ़ाइए। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत में बहुत कुछ गलत हो रहा है, सिंगोल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, सिंगोल इसलिए लाया जा रहा है। और महिमा सिंह जी कह रही हैं कि नहीं साहब, वहां तो हिंदुओं को ही केवल या जो भगवाधारी हैं उनको ही अंदर ले जाया गया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि हम डेटा ले कहां से रहे हैं, हम उसकी मानसिकता हमारी क्या है। मुझे लगता है कि जब हम बात करना शुरू करते हैं, खासतौर से विदेश की धरती पर, आप देश में करते हैं, हम आप सब एक साथ बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन विदेश की धरती पर जब बात करते हैं तो बोलते समय हम सबको ध्यान रखना चाहिए, क्या भारत के प्रोस्पेक्टिव वैभव की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, या हम ये बता रहे हैं कि भारत बहुत खराब है, आप आइए। नहीं सर, आगे तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है महिमा जी, बताइए। डीके दुबे जी ने समझाया कि अंतर क्या है, प्रधानमंत्री ने जो बोला और राहुल गांधी जी ने जो बोला, अब आप समझाइए अंतर। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, आरपी सिंह साहब ने मुझे व्हाट्सएप करके 2 मशीनें भेजी है जो कह रहे हैं कि वो यही काम करती है, हवा से पानी बनाती है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ब्रांड्स में नहीं जा रहा, उन्होंने मुझे सबूत के तौर पर भेजी है, मैं आपको बता दूं, आपके सामने बात रखना चाहता था। आप डीके दुबे जी की बात का जवाब। मैंने कब मना किया? ऐसी मशीनें नहीं है, जरूर होंगी। डेनमार्क के उस विशेषज्ञ को बताने की जरूरत है जो हंस रहे थे शायद, क्योंकि अगर ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं तो मोदी जी उनको ये सुझाव क्यों दे रहे थे कि आप अपनी विंड टरबाइन से ऐसा भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन भी खींच सकते हैं। खैर, मैं उसमें नहीं जा रही, वो पूरा वीडियो आपको भेज दूंगी, आप चैनल पर चला लीजिएगा यदि चैनल के पास जो है इतना साहस हो तो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी जो बातें दुबे जी ने कही हैं, बड़े सम्मान के साथ मैं उनको कहना चाहूंगी, समझ जिनको वो शायद समझाना चाह रहे होंगे, जिनकी आंखों पर पहले से पट्टी भरी होगी, शायद उनको समझ आ भी जाएगी। लेकिन मैं इनको ये समझा दूं कि आज के दौर में जहां विश्व भर में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इंटरनेशनल स्तर पर, कि कौन सी धरती की बात कर रहे हैं। वी आर लिविंग इन साइबर स्पेस, वर्चुअल स्पेस है, साइबर क्राइम के दौर में आप जी रहे हैं और आप बात कर रहे हैं विदेश की धरती पर। आज विदेश आप कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को बुलाने की, यहाँ से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ले जा रहा है अपनी एशियन चैंपियनशिप। आपके और मेरे चेहरे पर धब्बा है ये, हम सबको अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए जब हमारी बेटियों को घसीटा जाता है और प्रधानमंत्री अपने घर से कुछ दूर होती इस वारदात पर चुप रहते हैं और वहां पर पूरा नाटक करते हैं झुकने का और जो है वो साष्टांग प्रणाम करने का। ये दुखद है क्योंकि देश को और विश्व को वो दिखाई दे रहा है, देश और विश्व को प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार दिखाई दे रहा है। ये बात कर रहे थे आज राजस्थान के अंदर शेयरिंग की, फंड शेयरिंग की। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 90 और 10 का शेयर होता था प्रदेशों और केंद्र का जो ग्रांट्स थी उसके अंदर। आज 50-50 का शेयर है दीपक जी, 75 या 25 का, मतलब कम से कम 75 या 25 का शेयर होता था प्रदेशों और केंद्र का। आज जो शेयर है भी प्रदेशों का, उसके लिए भी तरसाते हैं, हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है प्रदेशों की, और उसके बाद फिर ये इस बात का विवाद बनाते हैं कि मीटिंग्स में नहीं आते। जब आप प्रदेशों को उनका ड्यू नहीं देंगे, जब आप उनको संबोधित नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को संबोधित नहीं करेंगे, किसानों को संबोधित नहीं करेंगे, बेटियों को संबोधित नहीं करेंगे, 9 वर्ष में एक भी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे, तो बताइए विश्व कौन सी तस्वीर देख रहा है देश की। डीके दुबे जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आरपी सिंह के पास जाऊंगा और महिमा जी कोशिश करूंगा आपसे कंक्लूड करूं। डीके दुबे जी एक छोटा सा जवाब प्लीज। महिमा, सवाल ये है कि राहुल गांधी जी जैसे विदेश की धरती पर मैडम कह रही हैं, तो वर्चुअल रैलियां क्यों नहीं कर लेते, वर्चुअली पूरा प्रचार क्यों नहीं कर लेते, देश की बैठकें भी सारी वर्चुअली कर लिया करें। क्या ये इस बात से सहमत हैं कि सब कुछ वर्चुअल है और वर्चुअल होना चाहिए? नहीं, ये देखिए, आप किसी धरती पर खड़े होकर कोई बात करते हैं, उसका प्रभाव होता है, वहां की मीडिया लोकली उसको कवर करती है और कवर करने के साथ उनके बुद्धिजीवियों का, इसलिए इस बात यही तकलीफ है आपको कि मीडिया कवर कर लेगा। नहीं, आप मुझे बताइए ना, नहीं सामने आ जाएगा, ये तकलीफ है आपको। आप बैठक और ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे वर्चुअली कर लेते, क्या है, हर प्रदेश में एक मैसेज डालते और कहते साहब हम वर्चुअली कर रहे हैं। ये कोई तर्क नहीं है। आप दूसरी धरती बहुत शुक्रिया और आपकी संवेदना हम समझते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है।
क्यों आप हम कैम्ब्रिज पढ़ने समझते हैं। जाते हैं, क्यों आप ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते हैं, क्यों वहां दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं? यहीं से पढ़ लेते, वर्चुअली हो जाता। ऐसा नहीं है, खाली वर्चुअली कह के उनके जो कहे गए शब्द हैं उनको छुपाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा जो भारत का मान गिराने की कोशिश की जाती है उसको कहीं पीछे नहीं फेंका जा सकता। इसलिए मैच्योरिटी के साथ नेता हैं तो नेता को मैच्योरिटी चाहिए होती है कि वो कौन सी बात कब कहां बोले। इसलिए स्थान और समय तय करना चाहिए कि कौन से शब्दों को कहां पर बोलना है, और नहीं तो उसका प्रभाव ऐसा ही होता है। ठीक है, एक क्विक जवाब महिमा जी, और उसके बाद मैं आरपी सिंह के पास जाऊंगा। 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। दूसरी बात, समर वो शेष है नहीं। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे केवल। नहीं दुबे जी, मैं दुबे दूसरी जी, बात ये आप कह रहा जो हूँ, बात कर रहे हैं उसका G20 अनुभाव हम समझ बैठक भी गए। भारत में हो आप रही है। दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर बोलेंगे आवाज कट जाएगी, प्लीज। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, केवल 10 सेकंड। देखिए, आज जो रेसलिंग फेडरेशन की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये क्यों नहीं कहते कि G20 की बैठक भारत में पहली बार हो रही है भाई, और विश्व के पूरे विश्व की जो सर्वोत्तम डेमोक्रेसी है वो भारत में आ रही है। आप उनकी बात क्यों नहीं करते? ठीक है महिमा जी, एक लाइन में जवाब, फिर मैं आरपी सिंह के पास कंक्लूडिंग कमेंट के लिए जाऊँ। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो दुबे जी ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब वक्त आएगा तब ये बात आपसे दोबारा पूछूंगी मैं। आप G20 की बात कर रहे हैं, रोटेशन से आया है भारत के पास, वो रोटेशन से आता है, मोदी जी की अचीवमेंट नहीं है। और दूसरी बात, ठीक है, आरपी सिंह जितनी बातें अभी इन्होंने यहाँ पर की हैं दीपक जी, उसमें इन्होंने बताया वर्चुअल स्पेस। मैंने यही सवाल पूछा, ये कह रहे हैं पढ़ाई वहां क्यों नहीं कर रहे थे। मैं ये पूछ रही हूँ, आज आप किसी भी तरीके से छुपा सकते हैं क्या भारत के अंदर जो चल रहा है उसको? तो फिर विदेश की धरती पर खड़े होके भारत के भाई बहन जो वहां डरे सहमे रहते हैं, यहाँ की तस्वीर देखकर कोई तो जाके उनसे बात करेगा। मोदी जी अरे तो किसी से महिमा बात जी, नहीं करते। अगर वर्चुअल स्पेस इतनी अच्छी है तो मुझे बताइए, आप ये आरोप क्यों लगाती है कि मीडिया जो है एक तरफ की डिबेट दिखाता है, हमको बोलता नहीं है, हमको बोलने का मौका नहीं देता है? देखिए आप बहुत अच्छे से डिबेट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आप कहिए गुरु नानक देव जी पर ही डिबेट नहीं है, आपने उस बात को कहा। तो आपकी तरह अगर लोग डिबेट करने लगे दीपक जी, तो क्या उसमें? तो आपने देखा कि आखिर किस प्रकार से बहस करने की कोशिश की गई और क्या बताने की कोशिश की गई। बाकी मुझे लगता है आप कमेंट उस पर लिखकर ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।